आई थिंक राइट नाउ आई एम लाइव। वेलकम एवरीवन, सभी लोग को स्वागत है। वेलकम टू अमर डेमी यूट्यूब चैनल। एक बार लिंक शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ सभी लोग। यस, हेलो किरण गुप्ता जी, वेलकम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब कि कौन से उल्लेख में अशोक के द्वारा जो अपने पड़ोसी राज्य थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था अशोक का, यह उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? शाहबाजीगढ़ अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में, शिलालेख 14 में, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? जो सही लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज शिलालेख 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश्ड? मौर्य एम्पायर कब एस्टेब्लिश हुआ था? 315 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, या 325 ईसा पूर्व, या इसमें से कोई नहीं? यस, द करेक्ट आंसर विल बी 322 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, या इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक? द करेक्ट आंसर विल बी अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन अशोक के शासन काल में हुआ था। These all are the important question। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में हुआ था। और आखिरी बौद्ध संगीत, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। 3 बिहार में हुआ है, एक आखिरी जो था वह कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। निम्नलिखित में से बड़े मांसाहारी को क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज कार्निवोर? इसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, या फोर्थ कंज्यूमर, या थर्ड कंज्यूमर क्या कहते हैं? सॉरी, ऑप्शन ए एंड डी रिपीट हो गया है। जो बड़े मांसाहारी होते हैं जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, इन सबको हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ये क्वेश्चन बायोलॉजी के फूड चेन से पूछा गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि घास हो गया, ये उत्पादक होते हैं जो सनलाइट से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। क्लोरोफिल होता है इनके अंदर में, वाटर एब्जॉर्ब करके ये अपना भोजन बनाते हैं। इनको खाने वाले हैं टिड्डा, राइट, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। कुछ कीड़े होते हैं जो घास खाते हैं। फिर उसके बाद अपघटक हो जाता है, ये पोषक तत्व के फॉर्म में अपघटक बना करके ये बना गया। इसको फिर कौन खाएगा? इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। शाकाहारी है ये टिड्डा। फिर उसके बाद इसको ये चूहा खाया, सर्वाहारी आ गया। ये सेकेंड स्टेज में खाना शुरू करता है, इसलिए इसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में इस उत्पादक को खाया, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम किसने खाया, उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाया, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। फिर चूहा को कौन खा जाता है? सांप हो गया, ये खा गया, तो इसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। फिर बड़े मांसाहारी जैसे बाघ हो गया, है ना, बिल्ली हो गए, ये सब आपके टर्सरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो ये है फूड चेन, फूड चेन। वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है?
बिल्कुल सही, चेचक। चेचक को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग की पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? चेचक था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल, नेक्रोसिस कहते हैं इसको हम लोग, नेक्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक मर जाता है, डेड सेल हो जाता है, तो उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव सेल का उदाहरण है? बायो रॉक कौन सा है? कोयला, पानी, लकड़ी, आलू, या इसमें से कोई नहीं? तो कोयला जो होता है इसको हम लोग जैव सेल कहते हैं, याद रखिएगा। बायो रॉक कहते हैं क्योंकि यह पेड़ पौधों के सड़ने गल जाने से मिलियंस ईयर्स के बाद ये कोयला का प्रारूप बनता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटा। एंथ्रासाइट जो होता है वह ऑस्ट्रिया में जा पाया जाता है और ये हाईएस्ट उच्च क्वालिटी का, उच्चतम, सबसे मैक्सिमम कार्बन कंटेंट कंपोजिशन वाले होते हैं, जिससे 70% से ज़्यादा कार्बन कंपोजिशन होते हैं। सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट होता है। अकेसिया अरेबिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम है अकेसिया अरेबिका? तुलसी, बबूल, धनिया, अदरक, या इसमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर भी बबूल। बबूल का पौधा अपने पेड़ देखा होगा, बबूल का पेड़ कांटा होता है यहाँ पे। जी हाँ, यही है बबूल। तो अकेसिया अरेबिका इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, ये पूछा गया है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही, स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। स्टिग्मा जो होता है वो पौधे का भाग केसर देता है। स्टिग्मा रिप्रोडक्शन ऑर्गन में आ जाता है प्लांट्स के। ये स्टिग्मा देख रहे हैं आप लोग, ये फीमेल और रिप्रोडक्टिव प्लांट होते हैं, ऑर्गन है प्लांट का, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहीं से ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉल होता है स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाता है वह पॉलन ग्रेन। फिर यहाँ पे फर्टिलाइज होकर के यहीं से बीज बनना शुरू होता है, फल बनना शुरू हो जाता है। तो ये है पौधे का केसर भाग जो है वो स्टिग्मा से मिलता है। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? अबेसिया, रेप्लेसिया, यूकेलिप्टस या कैक्टस? या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? द करेक्ट आंसर विल बी यूकेलिप्टस। याद रखिएगा, यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। ये आपको नीलगिरी, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में भी आपको पाए जाते हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाएगा। दक्षिणी यूरोप में भी नीलगिरी के पौधों की खेती की जाती है। जी हाँ, नीलगिरी जिसका साइंटिफिक नेम है यूकेलिप्टस। यह पेड़ काफ़ी लंबा होता है, पतला होता है। इनकी पत्तियों से प्राप्त होने वाले उपयोग औषध और अन्य रूप में भी किया जाता है। अब लगभग इसके 300 से ज़्यादा अधिक प्रजाति जो है वह प्रचलन में है यूकेलिप्टस। औद्योगिक तौर पे इसका खेती होता है। भारतीय वानिकी संस्थान निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में है? पटना, पुणे, कोयम्बटूर, देहरादून, या इसमें से कोई नहीं है? भारतीय वानिकी संस्थान पूछा गया है, कहाँ पे है? देहरादून इज द करेक्ट आंसर। हरिद्वार में है, देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय वानिकी संस्थान देहरादून में है, न कि हरिद्वार में, वो गलत फोटो लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है? देखिए, जब एक्सेस वाटर हो जाता है प्लांट में तो पत्तियों से होते हुए वाटर निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाय विच प्रोसेस वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट? आसवन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रजनन, या इसमें से कुछ नहीं? मतलब डेस्टिलेशन, इमिशन, ट्रांसपैरेशन या रिप्रोडक्शन? देखिए, अधिक पौधे से जब पानी होती है ना, वो पत्तियों के स्टोमेटा से होते हुए इवापोरेट करके बाहर निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसपैरेशन। और इस तरह से पौधों में कूलिंग इफेक्ट भी होता रहता है और पानी का लेवल मेंटेन भी रहता है। जी हाँ, स्टोमेटा, फूड। और ये फोटोसिंथेसिस का फोटो दिखाया गया, सनलाइट प्राप्त करके कैसे कोई भी प्लांट्स के लीफ जो होते हैं जिसके अंदर में क्लोरोफिल होते हैं, उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के प्रेजेंस में मिनरल्स एंड फूड वाटर को लेकर के प्लांट के जो क्लोरोफिल होते हैं वो फूड बनाता है। जाइलम एक टिश्यू होता है जो सारे मिनरल्स को सॉइल से ले जाता है प्लांट के लीव्स तक। एक बार फूड प्रिपेयर हो गया तो प्रिपेयर्ड फूड एंड न्यूट्रिशन को
प्लांट्स के लीफ से लेकर के बाकी ऑर्गन तक, बाकी जगहों तक पहुंचाने का जो काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है, वो टिश्यू का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल टिश्यू होते हैं। जाइलम का काम है मिनरल्स को पत्तियों तक ले जाना, और फ्लोएम का काम है प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के बाकी ऑर्गन तक पहुंचाना। तो चलिए, तो वाटर का कहाँ से निकलता है? वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा निकलता है, पत्ती के द्वारा। सेलुलोज भित्ति निम्नलिखित में से किसके सेलों में पाई जाती है? बंदर, मानव, पौधे, बीज, या इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक। तो सेलुलोज जो होते हैं वो प्लांट सेल के जो सेल होते हैं उसके आउटर लेयर जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। सेल वॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना हो गया ना। चलिए, तो सेलुलोज को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अगर कोई हनी बी डंक मारता है तो उससे जो पॉइजन निकलता है, जो विष होता है, वह केमिकली कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, लवणीय, या उसमें से कोई नहीं है? देखिए, जो मधुमक्खी की, बिच्छी की जो डंक होती है वो सॉल्टी सॉरी अम्लीय होती हैं। सॉरी, यहाँ पे लवणीय हो गया है, करेक्ट कर लीजिएगा आंसर। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका अम्लीय होता है, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरन, नाइट्रोजन, आयोडीन तथा लेड में किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, चले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे कम गलनांक है। ये नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है कि कैसे हमारे प्रकृति में नाइट्रोजन का यूज़ होता है बार बार। नाइट्रोजन साइकिल, हर साइकिल होता है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हर कंपाउंड का साइकिल होता है। निम्नलिखित में से बेंजीन की खोज किसने की थी? देखिए, बेंजीन जो है एक एरोमेटिक सब्सटेंस है, साइक्लिक एरोमेटिक सब्सटेंस। रदरफोर्ड ने की, रिचर्ड स्मेली, माइकल फैराडे, गॉल्डस्टीन, या इसमें से कोई नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग बेंजीन, तो बेहद इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है ये बेंजीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन के अंदर में 6 कार्बन अणु होते हैं, कार्बन के परमाणु होते हैं, छल्ला बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है ये, और इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछता है कितने बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, या इसमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है अमोनिया। अमोनिया से ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं तैयार, और जितने भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होंगे सब में अमोनिया होना जरूरी है। NH3 का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, याद रखिएगा, 101.7 पिकोमीटर होता है। 101.7 पिकोमीटर। और बॉन्ड एंगल भी याद रख सकते हैं, 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, 107.8 डिग्री। नींबू के रस का pH मान कितना होता है पूछा गया आपसे? नींबू के रस का pH नाम 7 से कम, क्योंकि यह एसिडिक है इसलिए 7 से कम ही होंगे। बिल्कुल सही है, 7 से कम होंगे क्योंकि एसिडिक नहीं। हेलो पूजा रानी, प्रीति सिन्हा, गेमिंग बॉय, इसका करुणा गुप्ता, वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा, एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी लोग को जोड़ दिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे अमर डेमी यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस यूट्यूब चैनल पे हर रोज़, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार अपने दोस्तों तक से भी शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चिली सोडा किस का सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम चिली सोडा है, याद रखिएगा, चिली सोडा नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पादक निम्नलिखित में से क्या है? ग्लिसरॉल इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, छोटा सा हम रखेंगे वीडियो, बाकी नेक्स्ट डे हम आ रहे हैं, हर रोज़ हम लेकर के आ रहेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन को।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड। इम्प्रूव करते रहिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए, और जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम।